जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य से क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं अपने स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक के सेकंड पेपर को लेके, और उसमें हम अब तक बात कर चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, जो पहला टॉपिक था उसके बारे में। और हमने आदिकाल स्टार्ट कर दिया और आदिकाल में हम बात कर चुके हैं आदिकाल के विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए, नामकरण के बारे में, और बात कर चुके हैं आदिकाल की विशेषताएं और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में। आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। आप रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। और ये है कि सोमवार से शुक्रवार तक तो अपनी क्लास रहती है 4 बजे। कुछ कारणों जैसे मान लो किसी दिन क्लास नहीं हो पाए वो बात अलग है। बाकी नॉर्मली दिनों की बात करें तो शाम को 4 बजे, सोमवार से शुक्रवार शाम को 4 बजे तो अपनी जो है थ्योरी वाले की रिकॉर्डेड क्लास रहती है। और शनिवार और रविवार को मैंने सोचा है कि जिस अभी पिछली बार जो लाइव सेशन रखा था, इस प्रकार शनिवार और रविवार को जो हम 5 दिन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका रिवीजन करेंगे लाइव सेशन के माध्यम से। आप लोगों से मैं लाइव जुड़ूंगा, आप लाइव जुड़ेंगे। और इस जैसे मान लो अपने पास डिजिटल जो है वो बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है कि जैसे क्वेश्चन की पीडीएफ में बना के आपको वो शेयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं उन क्वेश्चनों को लिख के आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लेकिन जो प्रश्नोत्तरी रखेंगे वो लाइव रखेंगे। उसमें क्या होगा, मैं मौखिक रूप से आपसे प्रश्न पूछूंगा जिस प्रकार इस बार रखा था, और आप उसमें आंसर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्या प्रश्नों की लैंग्वेज हो सकती है, उससे आपका परिचय हो जाता है। दूसरी बात यह कि पूरा जो 5 दिन में हमने जो पढ़ा था उसका 2 घंटे की क्लास में अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तीसरी बात यह कि जैसे कि अभी आप लोगों के बहुत सारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके रेगुलर कमेंट आते हैं। वह वीडियो के नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो हो तो उसमें भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। और उसके अलावा जब लाइव क्लास होती है, जैसे अभी पिछली बार 2-3 लाइव क्लास ली थी, तो उसमें 60 से 65 जो स्टूडेंट थे वो लाइव जुड़े थे, और लगभग उनसे मेरा उन सब परिचय भी हो गया है। तो अगर आप इसे लाइव जुड़ते हैं, लाइव सेशन में जुड़ते हैं, तो एक दूसरे से परिचय हो जाता है। कुछ आपके पर्सनल बातें जो होती है, पर्सनल जो प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कशन हो जाता है, और साथ के साथ चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है अच्छे से। और ये भी है कि मान लो जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, आप एग्ज़ाम दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर कभी अगर आप मिलते हैं तो कम से कम, जैसे मान लो अभी बहुत सारे 30-40 नाम तो मुझे याद हो गए हैं कि ये तो अपने रेगुलर स्टूडेंट है साहित्य शिखर क्लासेस के। तो लाइव सेशन के माध्यम से हम एक यूँ मान सकते हैं कि एक ऑफलाइन बैच की तरह एक परिचय हो जाता है अपना। तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लाइव क्लासेस में जुड़े, शनिवार को और रविवार को शाम को 4 बजे। और बाकी जो है सोमवार से शुक्रवार तक जो है वो लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अपने साहित्य शिखर क्लासेस पे शाम को 4 बजे मिल जाएगी। बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो वाली सीरीज चल रही है उसका जो वीडियो है बुधवार और शनिवार को सुबह 10 बजे मिलेगा आपको। और भक्ति काल की जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, हर रविवार को भक्ति काल की प्रश्नोत्तरी सुबह 10 बजे मिल जाएगी। इस तरह अपना ये सेशन रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य। हम अब तक आदिकाल की विशेषताएं, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में बात कर चुके हैं, विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिए उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे सिद्ध साहित्य 8वीं सदी से 13वीं सदी। देखो, मैं आपसे लाइव जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, और आप जो लाइक कमेंट करते हैं वो इसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह आपके कमेंट आते हैं, एक तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं। क्योंकि अभी भी पिछली बार बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिससे लगता है कि हाँ, मुझे इनके लिए मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जैसे कमेंट नहीं करते, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कई बार तो ये हो जाता है कि मैं भी थोड़ा ये हो जाता हूँ कि यार कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही अच्छी सी, तो क्यों, किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो एक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। दूसरी बात ये कि मुझे लगभग आपके सबके नाम याद होने लग जाते हैं। उससे क्या होगा कि जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, तो मुझे भी खुशी हो कि हाँ, ये स्टूडेंट थे। आप उस दिन मैसेज करो, कहो कि सर हमने साहित्य शिखर क्लासेस से तैयारी की थी, और आज हम स्कूल व्याख्याता हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, तो मुझे भी खुशी होगी कि हाँ, ये रेगुलर जुड़ते थे, कमेंट करते थे, और मैं जानता हूँ उनको कि ये साहित्य शिखर क्लासेस के स्टूडेंट है। तो लाइव जुड़ना नहीं बोले, शनिवार रविवार को शाम 4 बजे किसी भी परिस्थिति में हो, आप 1 घंटा निकालने की कोशिश करें कि 4 से 5 बजे के बीच, कम से कम 4 बजे फिक्स आप आके जुड़ें। तो बात करें सिद्ध साहित्य की, 8वीं से 13वीं सदी का समय माना गया है। और सिद्धों के बारे में बात करें तो सिद्ध क्या है, सिद्ध साहित्य किस लिए रचा गया। तो जो सिद्ध साहित्य जो है वह बौद्ध धर्म का जो वज्रयान तत्व था उसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो आप लिख लें, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, और नहीं बना रहे हो साथ के नोट्स तो वीडियो देखने के, मतलब वीडियो अपलोड होने के बाद, पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद भी आप नोट्स बना लें साथ के साथ। तो बौद्ध धर्म के वज्रयान
तत्व, जो बौद्ध धर्म का जो वज्रयान तत्व था, का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का जो वज्रयान तत्व था उसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा, जिसे जनभाषा भी कहते हैं, देश भाषा जन भाषा में रचा गया, में लिखा गया, उसे लिखा गया वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। अब देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि सर क्लास को बीच में मत छोड़ देना, रेगुलर रखना। तो देखो, मैंने आपसे वादा किया है, स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड का जो हिंदी का सेकंड पेपर है उसका पूरा कोर्स साहित्य शिक्षा क्लासेस पर आपको एग्ज़ाम से, जब आपका एग्ज़ाम होगा सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी का, उससे 1-2 महीने पहले पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, रिविजन भी करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज भी लास्ट के टाइम रखेंगे। और अभी जो ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाली क्लासेस चल रही है उसको आप एंजॉय कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। बाकी ये कि क्लास बीच में नहीं छोड़ूंगा, है ना। बस ये कि आप रेगुलर बने रहें, रेगुलर लाइव जुड़े और रेगुलर वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी इसका लाभ ले पाएँ। अब बात करते हैं, ये हो गया कि बौद्ध धर्म का जो वज्रयान तत्व था उसका प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा या जनभाषा में लिखा गया वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। बात करें सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ विशेषताओं की, सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य की प्रमुख क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही है, क्या क्या विशेषता रही है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात तो है कि सिद्ध जो थे वह निरेश्वरवादी थे, है ना। सिद्ध निरेश्वरवादी थे। तो पहला पॉइंट है कि सिद्ध साहित्य सिद्ध साहित्य जो है निरेश्वरवादी है, पहली बात। दूसरी बात करें, अपन टू द पॉइंट चल रहे हैं, फालतू इधर उधर की बातें करने के बजाय टू द पॉइंट चल रहा है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको मिले, अच्छा आपका रिवीजन हो जाए और आप जो नोट्स बना रहे हैं वो भी आपके इस तरह नोट्स बने कि आपको बाद में रिवीजन करने में सहूलियत रहे। अब सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से है तो स्वाभाविक है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भी उस पर रहेगा। तो सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला बिंदु की बात करते हैं, तो सिद्ध साहित्य जो है सिद्ध साहित्य वर्णाश्रम, सिद्ध साहित्य वर्णाश्रम या जाति प्रथा का विरोध करता है, या जाति जो प्रथा थी उसका विरोध करता है। सिद्ध साहित्य जाति प्रथा का विरोध करता है। सिद्ध साहित्य वर्णाश्रम या जाति प्रथा का विरोध करता है। बात करें अगले बिंदु की, तो सिद्ध साहित्य जो है ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद का भी खंडन या विरोध करता है। सिद्ध साहित्यवाद पुरोहितवाद ब्राह्मणवाद का खंडन या विरोध करता है, का खंडन विरोध करता है। ये हो गई 4 प्रमुख प्रवृत्तियां। अगली प्रवृत्ति की बात करें,
सिद्ध साहित्य में क्या है कि स्त्री सहवास को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, जबकि नाथ साहित्य ने स्त्रियों से मतलब स्त्री की नारी निंदा की है ना। तो सिद्ध साहित्य में तो सिद्ध साहित्य महामुद्रा, महामुद्रा का मतलब क्या होता है, स्त्री के साथ सहवास, महामुद्रा। सिद्ध साहित्य महामुद्रा स्त्री सहवास, स्त्री सहवास पर स्त्री सहवास को सर्वाधिक महत्व देता है, महत्व देता है, महत्व देता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य की पहली प्रवृत्ति निरीश्वरवादी है। बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। वर्णाश्रम या जातीय प्रथा का विरोध करता है। पुरोहितवाद ब्राह्मणवाद का खंडन करता है। और महामुद्रा स्त्री सहवास को सर्वाधिक महत्व देता है सिद्ध साहित्य। ठीक है, बात करें अगली प्रवृत्ति की, तो 5 प्रमुख प्रवृत्तियाँ हो गई है। आप साथ के साथ रेगुलर नोट्स बनाएं और रेगुलर रिवीजन करते रहें। और जब शनिवार को लाइव क्लास रहे तो जो 5 दिन में अपन जो पढ़ते हैं सोमवार शुक्रवार तक, उसका अच्छे से रिवीजन करके और लाइव क्लासेस में आए। जिस प्रकार अभी पिछली बार जो लाइव सेशन लिया था उसमें आप लोगों के जो शानदार इस तरह आंसर आ रहे थे कि मज़ा आ गया। आप पढ़ के रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं और रेगुलर रिविजन करके जुड़े थे, तो मज़ा आ गया। इस प्रकार जैसे मान लो कल शुक्रवार है, उसके बाद शनिवार को जुड़ेंगे, तो इसी तरह आपको पूरा जो 5 दिन का जो पढ़ेंगे इसका पूरा रिवीजन करना है। आदिकाल से ही, आदिकाल की विशेषताएं और आदिकाल का नामकरण और सिद्ध साहित्य, और ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके बारे में रिवीजन करके फिर क्लास में जुड़े। बात करने थे अपन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की। सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, 5 प्रवृत्तियों के बारे में बात कर चुके हैं। बात करें अगली प्रवृत्ति की, तो अगली प्रवृत्ति ये कि इनकी जो साधना थी सिद्ध साहित्य की, सिद्धों की साधना में तंत्र मंत्र का प्रभाव है। इनकी साधना पद्धति में इनकी साधना पद्धति में तंत्र मंत्र का वर्चस्व था, तंत्र मंत्र का वर्चस्व था। सिद्धों की साधना पद्धति में तंत्र मंत्र का वर्चस्व था। बात करें तो इन्होंने सिद्धों ने काया साधना, शरीर को कष्ट देना, काया साधना, गुह्य साधना, काया साधना, गुह्य साधना और पंचमकार साधना, महासुखवाद पर बल दिया, महासुखवाद पर बल दिया है। किन्होंने दिया है? सिद्धों ने काया साधना पर, गुह्य साधना पर, पंचमकार साधना पर और महासुखवाद पर बल दिया है सिद्धों ने। ठीक है, बात करें अगली प्रवृत्ति की, तो इनकी जो साधना पद्धति है उसमें शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना है। सिद्धों की साधना पद्धति में सिद्धों की जो है साधना पद्धति में शिव व शक्ति, अगर आपको यह जो बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ अगर वो सही से नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उन शब्दों को पर ध्यान देकर नोट्स बनाए, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको क्लास को रिपीट करते हुए देख के और नोट्स बना ले, वैसे सही से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से ना। सिद्धों की साधना पद्धति में शिव व शक्ति की युगल उपासना पर बल दिया गया है,
दिया गया है। देखो इस भयंकर गर्मी में भी जो मेहनत कर रहा है ना, पढ़ाई कर रहा है, अपने सपनों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो रही है फिर भी वह इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य के लिए तत्पर मेहनत कर रहा है ना, तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। वो कहा भी गया है कि जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। तो आप उस दौर में हो अभी जो पसीने से नहा रहे हो, तो इतिहास बदलने वाला है आपके जीवन का और आपके परिवार का। आप नया कुछ करने वाले हो, स्पेशल आपका इस बार सिलेक्शन होकर रहेगा, ये देख लेना। सिद्धों की साधना पद्धति में शिव और शक्ति की जो है युगल उपासना पर बल दिया गया है। बात करें कि तो सिद्धों ने जो है विवाह प्रथा में तो अनास्था प्रकट की है, क्योंकि विवाह प्रथा को जरूरी नहीं मानते, लेकिन नारी को जो है साधना में जरूरी मानते हैं। नारी का सहवास, नारी का होना। तो सिद्धों ने विवाह प्रथा में क्या व्यक्त की है? अनास्था व्यक्त की है। सिद्धों ने जो है वो विवाह प्रथा में तो अनास्था व्यक्त की है, लेकिन नारी को साधना मार्ग में आवश्यक मानना है। बात करें अगले बिंदु की। सिद्ध साहित्य में जो है ये नाथ में मिलता है, दोनों में सेम है। ये सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में भी गुरु के प्रति आदर भाव मिलता है। तो सिद्ध साहित्य में गुरु के प्रति आदर भाव मिलता है, यानी विशेष सम्मान दिया जाता है गुरु को। सिद्धों ने भी दिया है और नाथों ने भी दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये हो गई सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। 2-4 प्रवृत्तियाँ और जिनके बारे में बात करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि सिद्ध पद्धति में जो सिद्ध है साहित्य में तंत्र मंत्र का वर्चस्व था। काया उनकी साधना पद्धति में इन्होंने काया साधना यानी कि शरीर पर जोर देना, शरीर को प्रताड़ित करना, दंड देना, दुख देना। काया साधना, शरीर पर कष्ट देना, वही साधना। पंचमकार साधना, माँ सुखात पर बल दिया है। इनकी साधना पद्धति में शिव और शक्ति की युगल उपासना पर बल दिया गया है। सिद्धों ने विवाह प्रथा में अनास्था व्यक्त की है, लेकिन नारी को साधना मार्ग में आवश्यक माना है। और सिद्ध साहित्य गुरु के प्रति आदर भाव मिलता है सिद्ध साहित्य में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। बात कर लेते हैं 1-2 प्रवृत्तियाँ हो रही है, फिर उसके बाद बात करेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, जिसमें पहले कवि हैं सरहप्पा, जिनको हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। अगली प्रवृत्ति है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता है। तो सिद्ध साहित्य में 2 रसों की प्रधानता है ना। सिद्ध साहित्य में शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता है। अब नाथ साहित्य में जो है केवल शांत रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नाथ जो है वह नारी की निंदा करते हैं, नारी को साधना पद्धति में बाधक मानते हैं, जबकि सिद्ध क्या मानते हैं? नारी को साधना पद्धति में आवश्यक मानते हैं। इसलिए नाथों ने जो है श्रृंगार रस की रचनाएं बिल्कुल नहीं मिलती, नहीं, इसलिए नाथ साहित्य को शुष्क और निरस काव्य भी कहा जाता है। और सिद्ध साहित्य में जो है शांत भी और श्रृंगार रस भी, क्योंकि उन्होंने नारी को साधना मार्ग में आवश्यक माना है। ठीक है, जो नाथ पढ़ेंगे तब एक तुलनात्मक रूप से और अध्ययन कर लेंगे। और यह ध्यान रखना है कि सिद्ध साहित्य में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है, नाथ साहित्य में केवल शांत रस की प्रधानता है। ठीक है, बात करें
तो सिंधों में जो है एक पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो वही प्रश्न बनता है कि पंचमकार में क्या कौन शामिल नहीं है। तो इस तरह प्रश्न बन जाता है, सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पंचमकार की बात करें सिद्धों में जो है वो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बात करते हैं पंचमकार में क्या क्या शामिल है। तो पंचमकार में क्या क्या शामिल है। तो मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा। मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा, ये पंचमकार में शामिल है। ठीक है, ये हो गई है सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। एक बार मैं आपको बता दूं, सिद्ध साहित्य 12 प्रवृत्तियों के बारे में बात की है। सिद्ध साहित्य पहला निरक्षरवादी है, बौद्ध धर्म का प्रभाव है, जाति प्रथा वर्णाश्रम का विरोध करता है, ब्राह्मणवाद पुरोहितवाद का खंडन करता है, काय साधना, गुह्य साधना, महासुखवाद पर बल देता है, तंत्र मंत्र का वर्चस्व है। इसके अलावा बात करें तो साधना पद्धति में शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना करता है, और विवाह प्रथा में नाचता है, लेकिन नारी को साधना मार्ग में आवश्यक मानता है, और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है, शांत श्रृंगार इसके प्रधानता है। पंचमकार दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसमें मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, मुद्रा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब बात करते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों की। उसमें बात करेंगे सबसे पहले सरहप्पा की। तो पहले सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो पहले कवि है सरहप्पा। ठीक है, चलिए बात करें सरहप्पा की। तो सिद्धों में जो है वो सबसे प्राचीनतम सिद्ध जो माने गए हैं वो सरहप्पा माने गए हैं। तो पहली लाइन आप ये नोट कर लेंगे कि सिद्धों में सबसे प्राचीनतम सिद्धों में सबसे प्राचीनतम सिद्ध कौन माने गए? सरहप्पा माने जाते हैं या हैं? माने जाते हैं। यह सर्वमान्य मत है। विद्वानों में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि पहले सिद्ध सरहप्पा नहीं है। तो यह क्या है? सर्वमान्य मत है। तो सिद्धों में जो है सबसे प्राचीनतम सिद्ध माने जाते हैं सरहप्पा, यह सर्वमान्य मत है, पहली बात। दूसरी बात करें कि सरहप्पा के कई नाम हैं, जैसे सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपाद। तो ये भी किनके नाम है? सरहप्पा के। तो लिख लिया आप सरहप्पा को सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें सरहप्पा की जाति की, तो ये जाति से ब्राह्मण थे। सरहप्पा क्या थे? जाति से ब्राह्मण। और
रचनाओं की बात करें तो उन्होंने लगभग 32 ग्रंथ लिखे हैं ना। इन्होंने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की है। 32 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है आप सभी जानते हैं? दोहा कोश। दोहा कोश जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोहा कोश। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो सिद्धों में सबसे प्राचीनतम सिद्ध माने जाते हैं सरप्पा, ये सर्वमान्य मत है। और सरप्पा को सरपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता है। जाति ब्राह्मण है। इन्होंने रचनाएं 32 ग्रंथों की रचना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोहा कोश। ठीक है, आगे बात करें। राहुल सांकृत्यन जो है, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और अन्य विद्वान भी इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, और यह भी सर्वमान्य मत है। तो बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यन, राहुल सांकृत्यायन व अनेक प्रमुख विद्वान, अनेक राहुल सांकृत्यायन व अनेक प्रमुख विद्वान क्या है? सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन व अनेक प्रमुख विद्वान जो है, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। बात करें तो राहुल सांकृत्यायन का समय कब से मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन सरप्पा का समय 769 ईस्वी, 769 ईस्वी स्वीकारा है। राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा का समय 769 ईस्वी स्वीकारा है। ठीक है, बात करें तो इन्होंने जो दोहा कोश लिखा था उसका संपादन किसने किया? तो सरप्पा के ग्रंथ दोहा कोश, तो लेखक तो कौन है? सरप्पा है ना, वो संपादन करने वाले हैं प्रबोध चंद्र बागजी। तो सरप्पा के ग्रंथ दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागजी, प्रबोध चंद्र बागजी ने किया। प्रबोध चंद्र बागजी ने क्या किया? सरप्पा के ग्रंथ दोहा कोश का संपादन। तो लेखक पूछे तो सरप्पा आएंगे, संपादक पूछे तो प्रबोध चंद्र बागजी आएंगे। ठीक है, बात करें सरप्पा जो है सहजयान, सरप्पा सहजयान शाखा, जिसे सिद्ध मार्ग भी कहते हैं, है ना। सरप्पा सहजयान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक थे। सरप्पा सहजयान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, और बात करें कि हिंदी में जो है पहली बार दोहा चौपाई के जो छंद के प्रयोक्ता हैं वो भी सरप्पा हैं। तो ये भी आप नोट कर लेंगे। हिंदी में दोहा चौपाई छंद के प्रथम
प्रयोक्ता सरपा हैं। पहली बार दोहा चौपाई में किसने रचना की तो वह सरपा। तो हिंदी में दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता भी सरपा हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप। राहुल सांकृत्यायन वन एक प्रमुख विद्वान सरपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरपा का समय 769 ईस्वी स्वीकारा है। और सरपा का ग्रंथित दोहा कोश संपादन करने वाले हैं प्रबोध चंद्र बाग जी। सरपा सहज ज्ञान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और हिंदी में दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं सरपा। ठीक है, कुछ एक दो लाइनें और इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर इनकी बात करेंगे सरपा की प्रमुख पंक्तियाँ जो भी एग्जाम में पूछी जाती है। फिर उसके बाद बात करेंगे अन्य सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों की। एक बात है कि सिद्ध साहित्य जो है, क्योंकि सिद्ध साहित्य सर्वप्रथम लिखा गया तो सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के आधार पर टिका है। ये बात नोट कर लें आप। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य की सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य क्या है? आधार पीठिका है। आधार पीठिका है। ठीक है। अब सरपा को लेके जो है, सरपा ने सर्वप्रथम जैसे कि मान लो बहुत सारी चीज़ों की सामाजिक जो कुप्रथाएं थे, जातीय प्रथा थे, वर्णाश्रम थे, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद का इन्होंने खंडन किया, विरोध किया। तो डॉक्टर बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, उन्होंने निकले कहा है कि सरपा आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग करने वाला कवि कौन है? तो सरपा है। तो डॉक्टर बच्चन का इनके लिए कहना है, ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह कि ये जो एक कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरपा की जो आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरपा के यहाँ मिलता है। सरपा के यहाँ मिलता है। ठीक है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? सरपा के यहाँ मिलता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का प्रमुख कथन है। अब बात करेंगे सरपा की दृष्टि में जीवन क्या है, तो एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। 4-5 पॉइंट मुख्य हैं। तो सरपा की संक्षेप जीवन दृष्टि संक्षेप में, तो सरपा जो है सबसे पहले तो जोर देते हैं सहज संयम पर। सहज संयम, उसके बाद जोर देते हैं सहज संयम के बाद पाखंड आडंबर विनाश, पाखंड और आडंबर विनाश, पाखंड और आडंबर विनाश। फिर जोड़ देते हैं गुरु सेवा, चौथा है सहज मार्ग, गुरु सेवा सहज मार्ग, तीसरा गुरु सेवा, चौथा सहज मार्ग, और पांचवा है महासुख की प्राप्ति। महासुख की प्राप्ति। ठीक है। सहज संयम, पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग, महासुख की प्राप्ति। नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। तो सरपा जो है जो सिद्ध साहित्य है वो हिंदी साहित्य के आधार पर टिका है। सरपा के लिए डॉक्टर बच्चन का प्रमुख कथन है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरपा के यहाँ मिलता है। और सरपा की जीवन दृष्टि क्या है? पहले सहज संयम रखो, पाखंड और आडंबर का खत्म करो, गुरु की सेवा करो सहज मार्ग से, और महासुख की प्राप्ति करो। ये ठीक है। अब बात कर लें कुछ पंक्तियाँ जो कि कई बार जैसे नेट का एग्जाम में, अपने लेक्चर के एग्जाम में भी कई बार पूछी गई और वरिष्ठ अध्यापक के एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो टीजीटी पीजीटी ये सब में पूछी जाती है कई पंक्तियाँ। तो 4-5 पंक्तियाँ ऐसी है जो सरपा की अति महत्वपूर्ण है, उनको आप नोट कर लें। पहली ये भाषा अपभ्रंश है ना, तो थोड़ी समझ में कठिन रहेगी आपको। पंडीय सल सत्य बखाणीय, पंडीय सल
सत बखाणीय बखाणीय। नोट कर लें ऊपर प्रमुख पंक्तियाँ, प्रमुख पंक्तियाँ, इनकी प्रमुख पंक्तियाँ जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बखाणीय, देहै रुद्ध, देहै रुद्ध, बसंत न जाने, बसंत न जाने। पंडीय साल सत बखाणीय, देह रुद्ध बसंत न जानिए। अमणा गमन न तेन विखंडीय, अमणा गमन न तेन विखंडीय, विखंडीय। अमणा गमन न तेन विखंडीय, वे णी लज्जई, लज्जई वे णी लज्जई। भणिय हूँ पंडीय, भणिय हम पंडीय। जो ही ऑप्शन में आएगी आप समझ जाएंगे क्योंकि भाषा इस तरह की है, ये सरपा की पंक्ति है। दूसरी बात करें, जही मन पवन न संचरई, जही मन पवन न संचरई, पवन न संचरई। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, रवि शशि नाही पवेश, रवि शशि नाही पवेश, रवि शशि नाही पवेश। तहीं वत चित्त विषाम करूं, विषाम करूं। तहीं वत चित्त विषाम करूं, सोहे कहिए उवेश, सोहे कहिए उवेश, सही है कहिए उवेश। और लास्ट पंक्ति है, घोर अंधारे चंदमणि, घोर अंधारे चंदमणि, घोर अंधारे चंदमणि। जिमी उज्जोब करई, जिमी उज्जोब करई, जिमी उज्जोब करई। ठीक है, सिद्ध सरपा की प्रमुख पंक्तियां, इन्हें आप 2-3 बार पढ़ लें। यहाँ से प्रश्न बनता है, पंडीय साल सद बखाणीय, दय रुद्ध वसंत न जानिए। अमणा गमन न तेन विखंडीय, वे मण लजी भणी हम पंडीय। जई मन पवन संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तई वत चित विषाम करूँ, सोई कई उवेश। गौर अंधारे चंद्रमणि, जिमी उज्जोब करई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बचे हुए सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं के बारे में। और आप साथ के साथ नोट्स बनाएं, रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, और जब अपने पिछले जो प्रश्न डाल रखे हैं आदिकाल भक्ति काल के, वहाँ से इनके ऑब्जेक्टिव निकालें। उसके अलावा हर शनिवार रविवार को शाम 4 बजे लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। कम से कम इस बार ये होना चाहिए कि 100 प्लस स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है वो जुड़ें और मुझे बताएं कि हाँ सर हम भी रेगुलर स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं आपकी क्लास और आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। इस बार हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, तो देखते हैं इस बार कौन कौन जुड़ता है। बहुत सारे से तो मेरा परिचय हो चुका है, बहुत सारे ऐसे जिनसे परिचय नहीं हुआ है, तो इस बार करते हैं परिचय नए नए अभ्यर्थियों से, नए छात्रों से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।